नमस्कार। भूगोल विषय के इस लेक्चर में आपका स्वागत है। आज हमारी इस चर्चा का मुख्य विषय है गंगा अपवाह तंत्र। इसके पहले हम जान चुके हैं अपवाह तंत्र के बारे में। अपवाह तंत्र की हमने परिभाषा देखी। इसके अलावा हमने देखा अपवाह तंत्र कितने प्रकार के होते हैं, जिसमें हमने देखा था वृक्षनुमा अपवाह तंत्र, जिसमें हमने देखा था वृक्षनुमा अपवाह तंत्र, और हमने देखा था अरीय अपवाह तंत्र। क्या है वृक्षनुमा अपवाह तंत्र? यह अपवाह तंत्र हम जान चुके हैं, जिसमें हमने देखा था कई सारी नदियां एक के बाद एक वृत्तिकाएं वृक्ष जैसी आकृति लेने लगे, इसको वृक्षनुमा अपवाह तंत्र कहा जाता है। जब एक ही स्थान से कई दिशाओं में नदियां निकले तो इसको कहा जाता है अरीय अपवाह तंत्र। उदाहरण हमने लिया था अमरकंटक का, यहाँ पे हमने उदाहरण लिया था गंगा ब्रह्मपुत्र नदी का। ठीक है, तो हमने इसके बारे में देखा था। हमने इसके बारे में कल हमने बात की थी सिंधु नदी तंत्र के बारे में। हमने देखा था सिंधु में कौन कौन सहायक नदियां हैं, सिंधु कहाँ से निकलती है। इसके अलावा हमने सिंधु समझौता भी देखा था, और हमने इंदिरा गांधी नहर की भी हमने कल बात की थी। इसके बाद में हमने ब्रह्मपुत्र नदी के बारे में भी कुछ जाना था। हम ब्रह्मपुत्र नदी के बारे में आज भी देखेंगे कुछ चीजें। हालांकि हमारा जो आज का मुख्य विषय रहेगा ये रहेगा गंगा नदी अपवाह तंत्र। तो आइए बात कर लेते हैं। हम जानते हैं गंगा नदी अपवाह तंत्र पूर्ववर्ती नदी का उदाहरण है, नदी तंत्र का उदाहरण है। ऐसी नदियां जो हिमालय से भी पहले से रही हैं उनको कहा जाता है पूर्ववर्ती। पूर्ववर्ती अपवाह तंत्र का मतलब होता है कि जो ये बहुत पहले से हैं, मतलब हिमालय के आने से पहले से भी हैं ये सब नदियां। हिमालय, सिंधु, ये गंगा सिंधु ऐसी नदियां, इसलिए इनको पूर्ववर्ती नदियों का उदाहरण मानते हैं। इसके अलावा हम देखेंगे गंगा नदी के उद्गम को देखेंगे हम, और अन्य चीजों को देखेंगे। तो सबसे पहले ही बात कर लें गंगा नदी की लंबाई की। अगर हम बात करें, जो हमने कल भी देखी थी, 2525 किलोमीटर है। ठीक है, और अगर इसकी कुल लंबाई है ये, जबकि भारत में इसकी लंबाई की बात की जाए तो भारत में ये 2071 किलोमीटर की लंबाई तय करती है। काफी महत्वपूर्ण नदी है, बहुत इंपॉर्टेंट नदी है, और लंबाई भी इसकी बहुत ज्यादा, इसलिए सभ्यता का पालन पोषण प्राचीन काल से करती आई है। आप देखेंगे ऋग्वेद में भी इसका एक बार उल्लेख आता है, हालांकि यमुना का 3 बार आया, इसका 1 बार आया है। ठीक है, इसके अतिरिक्त गंगा नदी के जलग्रहण क्षेत्र भी इसका महत्वपूर्ण है, और गंगा नदी 2 देशों से प्रभावित होती है। ये 2 देशों के मध्य प्रवाहित भी होती है। हम जानते हैं भारत और बांग्लादेश में, भारत में मुख्य नदी है ये, बांग्लादेश में भी बाद में ये प्रवाहित होती है। हम इसके बारे में जानते ही हैं। गंगा नदी और इसकी सहायक नदियों की घाटियों में भारत की 40% से अधिक आबादी निवास करती है। हालांकि आबादी ज्यादा बढ़ी गई होगी, कम नहीं हुई होगी, क्योंकि हम जानते हैं जो इसका जो क्षेत्र है ना, आप जानते हैं गंगा नदी यहीं से बहती है, दोआब से बहती है, उत्तर प्रदेश से बहती है। इस दोआब के लिए जहाँ पे कन्नौज के बीच में पाल प्रतिहार राष्ट्रकूटों का संघर्ष हुआ, आगे चल के अनेक साम्राज्य लालायित रहे इस क्षेत्र को जीतने के लिए, इसी क्षेत्र से गुजरती है गंगा। इसलिए ये क्षेत्र अधिक उपजाऊ हो जाता है और ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है। आगे चल के हमने बात पहले ही की थी कि अंग्रेजों ने किस तरीके से अवध को कुशासन के आधार पे अवध के राजा को हटा दिया था, और उसके बाद अंग्रेजों ने इस पर कब्जा कर लिया, क्योंकि ये बहुत ही उपजाऊ क्षेत्र था। यहाँ पे कृषि के लिए बहुत अधिक संभावनाएं हैं। ठीक है, तो इसलिए क्षेत्र बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है और बहुत उपजाऊ है। कुल मिला के 40% के आसपास आबादी का भरण पोषण करती है ये नदी, और इसके आसपास का क्षेत्र है, इसलिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। ठीक है, ये हम जानते हैं, इसका हमने बात की थी। अपवाह इसका पूर्वगामी है, यानी हिमालय से पहले से भी रहा है, हिमालय श्रेणियों से पुराना है। ये भारत में सबसे बड़ा नदी तंत्र है। इसके बारे में ये फैक्ट याद रखिएगा, सबसे बड़ा नदी तंत्र है। अगर प्रश्न बने कि भारत का सबसे बड़ा नदी तंत्र कौन सा है, तो गंगा नदी तंत्र ही भारत का सबसे बड़ा नदी तंत्र है, समझिएगा। ठीक है, और क्योंकि आप जानते हैं बहुत सारी नदियां गंगा में ही आके मिलती है। यमुना, चंबल, चंबल यमुना में मिल जाती है, फिर यमुना गंगा में मिल जाती है। तो ये भी बहुत सारे लोगों को लगता है। आइए इस विषय के बारे में 1 मिनट बात कर लेते हैं। उदाहरण के तौर पे चंबल महू से निकली, यमुना में मिल गई, तो लोगों को लगा करता है यमुना अपवाह तंत्र अलग से हो गया, एक यमुना अपवाह तंत्र हो गया। नहीं, यमुना अपवाह तंत्र नहीं, गंगा अपवाह तंत्र का भाग है। यमुना और चंबल और जितनी भी नदियां, चाहे वो कैन बेतवा हो, सब अगर यमुना में मिलती हैं तो अंततः तो गंगा में मिलनी है, अतः गंगा अपवाह तंत्र इसका सही जवाब रहेगा। बहुत सारे लोग इसमें
एमसीक्यू में क्वेश्चन गलत कर देते हैं इसके बारे में। अभी हम जब एमसीक्यू करेंगे तब इसकी बात हम करेंगे इत्मीनान से, तो याद रखिएगा। तो गंगा नदी का निर्माण उत्तराखंड में, इसके निर्माण की बात कर लेते हैं। दो धाराओं से मिलने से होता है गंगा नदी का उत्तराखंड में निर्माण। कौन कौन सी हैं वो धाराएं? एक है भागीरथी और एक है अलकनंदा। तो कुल मिला के हमें पंचप्रयाग की बात करनी पड़ेगी। तो भागीरथी कहाँ से निकलती है? उत्तरकाशी में गौमुख निकट गंगोत्री ग्लेशियर से निकलती है। कहाँ से निकलती है? गौमुख के निकट गंगोत्री हिमानी से निकलती है भागीरथी नदी। और अलकनंदा नदी सतोपथ ग्लेशियर से निकलती है। कहाँ से निकलती? सतोपथ हिमानी से निकलती है। भागीरथी और अलकनंदा नदियां देवप्रयाग में मिलकर एक नदी का निर्माण करती हैं। इसको आगे चल के हम गंगा कहते हैं। गंगा नदी 5 राज्यों से होकर गुजरती है। ये फैक्ट याद रखिएगा, कितने राज्यों से? 5 राज्यों से होकर गुजरती है। ये राज्य हैं उत्तराखंड, पूछता है एग्जाम में, यूपी, बिहार, झारखंड और पश्चिम बंगाल। ये 4-5 राज्यों से होकर गुजरती है आपकी नदी गंगा नदी। इसके बारे में ये फैक्ट जरूर याद रखिएगा, ठीक है। चलें आगे बात करते हैं, कुछ और बात कर लेते हैं। गंगा नदी की लंबाई सबसे ज्यादा कहाँ है? इसकी उत्तर प्रदेश में गंगा नदी की सबसे ज्यादा लंबाई है, जबकि सबसे कम लंबाई कहाँ पे है इसकी? यह है झारखंड में ये सबसे कम लंबाई है इसकी। आपसे डेटा नहीं पूछा जाएगा कि कितने किलोमीटर लंबाई है, बस इसका डेटा आप यही याद रखेंगे, गंगा नदी और भारत में कितनी बहती है, यही डेटा पूछा जाएगा अगर पूछा जाएगा तो, ठीक है। गंगा नदी कहाँ पे? सर्वप्रथम हरिद्वार में पर्वतीय भाग से मैदान में प्रवेश करती है। तो सबसे पहले प्रवेश कहाँ पे करती है? हरिद्वार में सबसे पहले मैदानी भाग में प्रवेश करती है। इसके पहले पर्वतों में बहती है। पश्चिम बंगाल में गंगा नदी 2 पत्रिकाओं में बढ़ जाती है। आप देखेंगे, मैप देखेंगे ना, ये है मैप। तो पश्चिम बंगाल में जो गंगा नदी है 2 पत्रिकाओं में बढ़ जाती है। इसमें भागीरथी हुगली नदी मुख्य नदी भागीरथ अर्थात बांग्लादेश में प्रवेश कर जाती है, ठीक है। इसमें मतलब इसका कहना के तात्पर्य है, आप देखिए मैप में देखने की कोशिश करते हैं, रुकिएगा। तो ये जो भागीरथी नदी है, ये हुगली और भागीरथी में, जो हुगली और भागीरथी नदी है, भागीरथी नदी बांग्लादेश में प्रवेश कर जाती गंगा, और यहाँ पे पद्मा नदी के नाम से जानी जाती है, पद्मा, ठीक है। इसके अलावा कुछ और देखते हैं हम। तो गंगा ब्रह्मपुत्र नदी से मिलने के बाद गंगा नदी ब्रह्मपुत्र की संयुक्त धारा पद्मा कहलाती। तो पद्मा का मतलब क्या है? यहाँ पे ब्रह्मपुत्र प्लस जो आपकी भागीरथी थी, गंगा थी, तो ये दोनों नदियां मिलके क्या हो जाती हैं? पद्मा हो जाती हैं। यहां पे आप समझे क्या? यहां पे क्या हुआ, पहले इसको फिर से समझ लेते हैं। यहां पे हुगली और भागीरथी नाम की नदी, भागीरथी, तो जो गंगा नदी होता है 2 पत्रिकाओं में बढ़ जाती है, हुगली एक भागीरथी में, फिर आगे चल के जब ये बहती है तो इसके बाद में फिर से एक हो जाती है पद्मा के नाम से। ब्रह्मपुत्र जब इसमें मिल जाती है तो पद्मा बन जाती है, और फिर इसके बाद में जब ब्रह्मपुत्र मिल जाती है तो ये पद्मा बन जाती है। फिर आगे चल के ये सुंदरबन डेल्टा बनाते हुए बंगाली खाड़ी में विलीन हो जाती है, ठीक है। तो ये आप याद रखेंगे। हालांकि पद्मा की बात की भी कहानी है कुछ, अगर जानना चाहें तो आइए जानते हैं। तो पद्मा नदी से मेघना नदी अथवा बराक नदी जब मिल जाती है तो इन नदियों की मुख्य धारा मेघना नदी कहलाती है। फिर इसको मेघना कहा जाता है, अर्थात मेघना नदी ही बंगाली खाड़ी में अपना जल गिराती है। तो आपने देखा, हुगली भागीरथी मिली, पद्मा बनी, पद्मा के बाद इसको मेघना बनती है ये, और मेघना नदी ही आखिरकार बंगाली खाड़ी में अपना जल गिराती है। तो हुगली नदी पश्चिम बंगाल में दक्षिण की ओर बहते हुए खाड़ी में अपना जल गिरा देती है। हुगली नदी अलग से अपनी जल गिराती है, ठीक है। तो पश्चिम बंगाल में गंगा नदी को भागीरथी नदी कहा जाता है। तो हुगली और भागीरथी में डिवाइड हुई थी, फिर हमने देखा था इसे ब्रह्मपुत्र मिलने के बाद पद्मा बनी, और पद्मा में हमने देखा ब्रह्मपुत्र मिलने के बाद पद्मा बनी, और पद्मा में जब बराक नदी मिलती है तो मेघना बनी। तो इस तरीके से हमने चीजें देखी। आइए कुछ और आगे बात करते हैं। तो डेल्टा की बात कर लेते हैं गंगा नदी के। तो हम जानते हैं गंगा नदी का डेल्टा विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा गंगा ब्रह्मपुत्र का डेल्टा। जो हुगली और मेघना नदियों के बीच डेल्टा का क्षेत्रफल है, इसको माना जाता है 21,306 वर्ग किलोमीटर।
इतना क्षेत्रफल ये बनाती है डेल्टा। ये डेल्टा कहाँ है? ये डेल्टा हुगली और मेघना नदी के मध्य में है। तो आइए अब बात कर लेते हैं पंचप्रयाग की बात कर लेते हैं, आखिर गंगा बनती कैसे है। तो गंगा नदी कुल मिला के 6 मुख्य धाराओं से मिलकर बनी हुई है, ठीक है। अभी हम इसकी ट्रिब्यूटरी भी देखेंगे, यानी सहायक नदियां भी देखेंगे। तो इसमें पहला हो जाएगा अलकनंदा, धौलीगंगा, मंदाकिनी, पिंडार, नंदाकिनी और भागीरथी। ये कुल मिला के 6 नदियां हैं और ये इनका संगम होता है आपस में। क्योंकि आप देखेंगे जब ये भारत है तो यहाँ पे जब गंगा नदी निकली यहाँ से, तो आप आगे चल के देखेंगे यहीं पर उत्तराखंड से निकलती है, आगे चल के आप देखेंगे तो जब ये नदी निकलती है इस तरीके से, तो इसमें बहुत सारी नदियां मिलती हैं। अलकनंदा मिलेगी, कई सारी नदियां मिलेंगी, धीरे धीरे करके फिर आखिर में गंगा बनती है। तो कुल मिला के ये जो आपस में नदियां हैं इनका भी संगम होता होगा। हाँ, बिल्कुल होता है। तो आइए इनके संगम की बात करते हैं। जब भागीरथी प्लस अलकनंदा मिलती है, अलकनंदा, भागीरथी और अलकनंदा मिलती है, तब इनका संगम बनता है। इसको कहा जाता है देवप्रयाग, ठीक है। फिर इसके बाद में जब धौलीगंगा और अलकनंदा मिलती है, धौलीगंगा से अलकनंदा मिलती है, तो इसके संगम को कहा जाता है विष्णुप्रयाग। जब आप देखेंगे नंदाकिनी नदी, नंदाकिनी नाम की एक अलग नदी है, मंदाकिनी के अलावा नंदाकिनी है और अलकनंदा मिलती है, तो इसको क्या कहा जाता है? इसको कहा जाता है नंदप्रयाग। और जब मिलती है आपकी पिंडार और अलकनंदा मिलती है, कौन सी अलकनंदा मिलती है, तब इसको कहा जाता है कर्णप्रयाग। और जब आपकी मंदाकिनी नदी मिलती है आखिर में, मंदाकिनी और प्लस अलकनंदा मिलती है, तब इसको कहा जाता है रुद्रप्रयाग। यहाँ पे इतने 5 ये संगम स्थल हैं जहाँ पे नदियां मिलती हैं। तो आप देखेंगे भागीरथी से शुरू होता है, अलकनंदा में सारी नदियां मिलती जाती हैं, और जब आखिर में अलकनंदा से सारी नदियां मिल जाती हैं, आप देखेंगे तो अलकनंदा ये गई हुई है, तो आप ऐसे में देखेंगे भागीरथी मिली, धौलीगंगा मिली, नंदाकिनी मिली, पिंडार मिली, मंदाकिनी आखिर में मिल गई, और इसके बाद में जो ये अलकनंदा थी, सब नदियां मिलती गई इससे, जिसने गंगा का रूप ले लिया और आगे चल के चल पड़ती है। तो इस तरीके से गंगा नदी की शुरुआत होती है। याद रखिए संगम से जो प्रयाग हैं ये, इनसे बहुत क्वेश्चन बनते हैं। इनको पंच प्रयाग बोला जाता है, क्योंकि 5 है ना, 1 2 3 4 5, तो इनको पंच प्रयाग बोला जाता है, ठीक है, याद रखिएगा। चलिए आइए अब गंगा नदी की कुछ सहायक नदियों के हम बारे में बात कर लेते हैं। गंगा नदी की हम कुछ सहायक नदियों के बारे में बात कर लेते हैं। तो सुविधा की दृष्टि से गंगा नदी की सहायक नदियों को 2 भागों में बांटा जा सकता है, दाएं तट की नदियां और बाएं तट की। दाएं तट की क्या हो जाएगा? जैसे गंगा नदी ये निकली है, तो गंगा नदी ये निकली, तो इसमें क्या हो जाएगा? इस तरफ की नदियां दाएं हो जाएगा और इस तरफ की नदियां बाएं हो जाएगा। तो आइए बात कर लेते हैं। तो दाएं तट की नदियां कौन कौन सी हो जाएंगी? गंगा निकल रही है, इसमें हम देखेंगे यमुना हो जाएगी इटावा के निकट। चंबल हो जाएगी, लेकिन चंबल तो यमुना में मिलती है, याद रखिएगा, चंबल यमुना में मिलती है। सिंध हो जाएगी, सिंध आपकी मिल जाएगी यमुना में, सिंध हो जाएगी। बेतवा हो जाएगी, केन हो जाएगी, टॉन्स हो जाएगी, और ये दामोदर हो जाएगी, और सोन आखिर में गंगा में मिल जाएगी। सोन यहाँ पे पटना के पास गंगा में मिल जाएगी। गंगा की सीधी सहायक नदी है ये, ठीक है। तो ये कुछ गंगा की सहायक नदियां हुई, दाएं तट की हो गई। बाएं तट की नदियों की बात कर लेते हैं। तो रामगंगा हो जाएगी, गोमती हो जाएगी, घाघरा हो जाएगी, गंडक हो जाएगी, कोसी हो जाएगी बिहार के पास सीधे। कोसी को मार्ग बदलने के कारण बिहार का शोक कहा जाता है, क्योंकि मार्ग बदल देती है अपना नदी कभी भी। और ये महानंदा हो जाएगी। तो इस प्रकार कुल मिला के गंगा नदी की सहायक नदियां हो जाएंगी तैयार, ठीक है। चलिए, तो आपके लिए महत्वपूर्ण है। अब इसी तरीके से हमने गंगा नदी की सहायक नदियां देख ली। अब हमारे लिए काम का है यमुना नदी। यमुना नदी भी आपके लिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है, खूब एग्जाम में यहाँ से प्रश्न बनते हैं। तो यमुना नदी के बारे में आइए बात कर लेते हैं। तो यमुना नदी गंगा नदी की सबसे लंबी हिमालयी सहायक नदी है। याद रखिएगा, इसको
हिमालय की सबसे बड़ी सहायक नदी है और इसकी कुल लंबाई कितनी है? 1375 किलोमीटर इसकी कुल लंबाई है। ठीक है, ये कहां से निकलती है? उत्तराखंड के उत्तरकाशी जिले में निम्न हिमालय के मसूरी रेंज में बंदरपूछ यमुनोत्री ग्लेशियर से इसका उद्गम होता है। यह उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, हिमाचल, हरियाणा, दिल्ली बहती हुई उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में संगम में गंगा नदी में समाहित हो जाती है। वैसे भी यमुना नदी अभी बहुत ज्यादा प्रसिद्ध रही है, बहुत चर्चा में रही, क्योंकि दिल्ली में बाढ़ का कारण यमुना नदी थी। ठीक है, इसमें कुछ महत्वपूर्ण बांध भी बनते हैं, इन बांधों को जान लीजिए। इसमें बांधते हैं आपके ताजेवाला बैराज बांध, हरियाणा, लखवार ब्यासी बांध, तो ये सब बांध इसमें बनते हैं। इसके अलावा कुछ बैराज भी हैं, तो इसलिए ये कई बार दिल्ली में बाढ़ का कारण इसलिए बनती है क्योंकि इसमें बैराज भी कुछ है, तो उनकी बात अभी करते हैं। इसके अलावा यमुना की सहायक नदियों की बात कर लेते हैं। चंबल हो जाएगी, सिंध हो जाएगी, बेतवा, कैन, ये सारी नदियां किसकी हैं? इसकी यमुना की सहायक नदियां हैं। आखिरकार यमुना भी गंगा की सहायक नदी है, इसलिए गंगा नदी अपवाह तंत्र कहा जाता है इसको, ना कि यमुना अपवाह तंत्र कहा जाता है। ठीक है, तो ये सब चीजें याद रखिएगा। चलिए आगे बात करते हैं। एक यमुना एक्शन प्लान और गंगा एक्शन प्लान भी चलता है। आपको पता है गंगा एक्शन प्लान का अर्थ क्या है? गंगा एक्शन प्लान का अर्थ है गंगा की सफाई करने से संबंधित, गंगा को दोबारा से पवित्र बनाने के लिए गंगा एक्शन प्लान सरकार द्वारा शुरू किया गया है। ऐसे ही यमुना का एक्शन प्लान भी शुरू किया गया, क्योंकि आप जानते हैं जो यमुना नदी है बहुत ज्यादा प्रदूषण का शिकार हो रखी है, इसलिए इसके संरक्षण की दिशा में सरकार द्वारा लगातार काम किए जा रहे हैं। तो इसलिए ये गंगा और यमुना एक्शन प्लान भी महत्वपूर्ण है। ठीक है, याद रखिएगा। कुछ और नदियों की, छोटी छोटी नदियों की बात कर लें जो गंगा यमुना की सहायक हैं, जिसमें से एक नदी हो जाएगी चंबल। तो चंबल नदी इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि ये महू से निकलती है और ये अपने घड़ियालों के लिए बहुत ज्यादा प्रसिद्ध है। घड़ियालों और भूमि अपर्दन के लिए बहुत प्रसिद्ध है। भूमि अपर्दन आप जानते हैं, चंबल नदी ग्वालियर के आसपास, भिंड के आसपास बहुत गहरे खड्डों का निर्माण करती है, तो इसलिए ये नदी प्रसिद्ध है। इसको प्राचीन काल में चरमावती के नाम से जाना जाता था। चरमावती के नाम से इसको जाना जाता था। ये बिंद श्रेणियों से इसका उद्गम होता है और आखिरकार ये राजस्थान को भी टच करती है और आखिरकार यमुना में मिल जाती है। इसकी कुल लंबाई की अगर बात करें तो 1050 किलोमीटर की कुल लंबाई है। इसकी सहायक नदियां भी कुछ है, जैसे बनास, काली सिंध, शिप्रा नदी के बारे में आप जान लीजिए। शिप्रा इसी की सहायक नदी है। शिप्रा नदी ऐसी सहायक नदी जहां पे उज्जैन में, जिसके समीप उज्जैन में कुंभ का मेला लगता है। कुंभ का मेला लगता है इसके उज्जैन में, शिप्रा नदी के तट पर, याद रखिएगा। ठीक है, ये किसकी सहायक नदी है? चंबल की सहायक नदी है, इसलिए महत्वपूर्ण है। इसमें राणा प्रताप बांध, गांधी सागर बांध, जवाहर सागर बांध, ये 3 बांध भी बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। जो जवाहर सागर बांध और गांधी सागर बांध है, ये बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। चलिए एक और नदी की बात कर लेते हैं, हम सोन की बात कर लेते हैं। तो सोन नदी का उद्गम हम बात कर चुके पहले ही, अमरकंटक की पहाड़ियों से होता है। 600 मीटर से निकलती है। इसके बाद में उत्तर की ओर प्रवाहित होती हुई ये जाके गंगा में मिल जाती है। ठीक है, याद रखिएगा। कई सारी जलप्रपातों का निर्माण भी ये करती है और ये आखिरकार गंगा की सहायक नदी के रूप में गंगा में विलीन हो जाती है। चलिए एक और नदी की बात कर लेते हैं, रामगंगा की बात कर लेते हैं। ये कुमाऊं हिमालय के अंतर्गत गढ़वाल के पूर्वी भाग नैनीताल के समीप से निकलती है ये नदी। ठीक है, तो ये रामगंगा कहां से निकलती है? गढ़वाल के पूर्वी भाग नैनीताल के समीप से निकलती है। 690 किलोमीटर इसकी कुल लंबाई है नदी की। ठीक है, तो और बाकी ये आखिरकार गंगा में मिल जाती है। चलिए कुछ और नदियों की बात कर लेते हैं हम। इसमें एक नदी है शारदा। ये शारदा नदी भी महत्वपूर्ण है आपके लिए। शारदा नदी क्यों महत्वपूर्ण है? इसको काली के नाम से भी जानते हैं, और ये कुमाऊं के उत्तर पूर्वी भाग से
भिलाम हिमनद से निकलती है, भिलाम हिमनद से निकलती है। इसको गौरी गंगा भी कहते हैं शुरुआत में, इसको गौरी गंगा भी कहते हैं शुरुआत में। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं कौन नदी की, घाघरा की बात कर लेते हैं। यह गंगोत्री के पूर्व मामचा चुंगो नाम के ग्लेशियर से निकलती है घाघरा नदी। ठीक है, और ये गंगा में आखिरकार मिल जाती है, गंगा नदी मिल जाती है। इसका अपवाह तंत्र की अगर हम बात करें तो 1080 किलोमीटर का कुल मिला के अपवाह तंत्र है। चलिए एक और बात करते हैं गंडक नदी की। तो गंडक नदी इसका उद्गम नेपाल चीन सीमा पर मध्य हिमालय के पास इसका उद्गम होता है। और ये गंडक नदी नेपाल और बिहार के बीच अंतर्राष्ट्रीय सीमा भी बनाती है। ये महत्वपूर्ण चीज है, नेपाल और बिहार यानी इंडिया, भारत के बीच ये अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाती है। ठीक है, इस नदी को नेपाल के पहाड़ी भाग में शालिग्रामी तथा मैदानी भाग में इसको नारायणी कहा जाता है। और ये चंपारण जिले के पास बिहार में प्रवेश कर जाती है। इसकी कुल लंबाई कितनी है? 425 किलोमीटर इसकी कुल लंबाई है इस नदी की। ठीक है, याद रखिएगा। एक कोसी नदी भी है। तो कोसी नदी को जैसा कि आप जानते हैं इसको बिहार का शोक कहा जाता है। ये एक सीमा पारी नदी है जो तिब्बत, नेपाल और भारत से होकर बहती है। तिब्बत में भी बहती है, नेपाल में भी, भारत में भी बहती है। और इसका उद्गम कहाँ? नेपाल में होता है। इसका उद्गम स्थल नेपाल, तिब्बत और सिक्किम की चोटी है। मतलब ये लगभग आसपास, इसी क्षेत्र के आसपास में इसका उद्गम होता है। और इस नदी का क्षेत्र पूर्वी नेपाल में अधिक है। और यह नदी बिहार के सहरसा जिले में विभिन्न भागों में प्रवेश करती है। चात्रागाज के उत्तर में सहायक नदियों के एक प्रमुख संगम में कोसी नदी को अपने 7 ऊपरी सहायक नदियों के लिए सप्तकोसी नाम से भी जाना जाता है। इसकी 7 धाराएं हैं जिसमें से अवना नदी प्रमुख है। तो ये सब चीजें आप याद रखिएगा। कोसी की लंबाई कितनी है? कोसी की लंबाई है 730 किलोमीटर। हालांकि अपना नाम मार्ग ये बदलती रहती है तो इसकी थोड़ी सी परेशानियां भी हैं कुछ। राप्ती नदी, ये नेपाल से निकलती है ये नदी, और बाद में बहराइच, गोंडा, बस्ती, गोरखपुर होते हुए ये घाघरा में मिल जाती है। राप्ती नदी घाघरा की ये सहायक नदी है राप्ती। ठीक है, ताप्ती नहीं बात कर रहा हूँ, राप्ती बात कर रहा हूँ। ताप्ती तो अलग नदी हो जाएगी, ताप्ती मध्य प्रदेश की हो जाएगी, वो हम बात करेंगे प्रायद्वीपीय नदियों में। ये राप्ती है, दोनों में अंतर रखिएगा। ऐसी एक नदी है दामोदर। तो दामोदर नदी कौन सी है? दामोदर नदी हुगली की एक सहायक नदी है। ये हुगली नदी है, उसकी एक सहायक नदी है। और झारखंड, पश्चिम बंगाल से होकर पश्चिम से पूर्व दिशा की ओर बहती है। इसका उद्गम कहाँ पे है? इसका उद्गम है छोटा नागपुर का पठार। छोटा नागपुर का पठार इसका उद्गम है। इसकी लंबाई कितनी है? 541 किलोमीटर है। 541 किलोमीटर इसकी कुल लंबाई है। ये सब चीजें आप याद रखिएगा इसके बारे में। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं। आगे बात कर लेते हैं हम कुछ और बातों पर। तो दामोदर घाटी एक परियोजना भी चलती है और ये बहुत ही प्रदूषित नदी मानी जाती है क्योंकि इसके पास में कोयला खदानें हैं और कोयला की खुदाई होती है, जिस कारण से ये बहुत ही ज्यादा प्रदूषित नदी है। और इसको लिए दामोदर घाटी परियोजना भी है। ये अमेरिका की टेनेसी घाटी प्राधिकरण के आधार पर दामोदर घाटी परियोजना की शुरुआत की गई थी 1948 में। ठीक है, इस मूल परियोजना में 7 प्रमुख बांधों का निर्माण किया जाना था, लेकिन डीवीसी द्वारा केवल 4 बांधों, यानी दामोदर घाटी परियोजना के द्वारा 4 बांधों का निर्माण किया गया। तो ये 21 की दामोदर घाटी परियोजना भी है। तो ठीक है, याद रखिए इसके बारे में। तो हमने गंगा के बारे में बात कर ली। एक नमामि गंगे कार्यक्रम भी चलता है गंगे के लिए। नमामि गंगे कार्यक्रम भी चलता है। कार्यक्रम इसको 2 जून 2014 में केंद्र सरकार के द्वारा शुरू किया गया था। उद्देश्य था गंगा का संरक्षण करना, गंगा में जो विषैली हो रखी गंगा इसको फिर से पवित्र करना। ये गंगा का सबसे महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट में से एक माना जाता है इसको। इसके अलावा राष्ट्रीय गंगा पुनरुद्धार विधेयक 2018 भी आया था। तो ये सब चीजें भी हम बाद में जब पॉलिटी की विषय की चर्चा करेंगे और पर्यावरण पढ़ेंगे तो हम इसकी चर्चा विस्तार से करेंगे। ठीक है, चलिए। तो गंगा डॉल्फिन, एक गैंगेटिक डॉल्फिन पाई जाती है। इसको, गंगा डॉल्फिन को राष्ट्रीय जलीय जीव का इसको दर्जा भी दिया गया है। ये भी आप याद रखिए। इसका वैज्ञानिक नाम होता है प्लेटनेस्टा गैंगेटिका, जो गंगा की डॉल्फिन होती है। इसको जलीय जीव का दर्जा दिया गया है। ठीक है, याद रखिएगा इसमें। चलिए
आगे बात करते हैं, ये जो राष्ट्रीय डॉल्फिन है, गंगेटिक डॉल्फिन है, गंगा ब्रह्मपुत्र सिंधु में पाई जाती है। हालांकि गंगा में प्रमुख रूप से पाई जाती है। ठीक है, चलिए, राष्ट्रीय जलीय जीव के रूप में इसको मान्यता दी गई है ताकि गंगा की डॉल्फिन का संरक्षण हो सके। चलिए आगे बात करते हैं, इसको संरक्षण कब दिया गया था, ये दर्जा कब दिया गया था, 2009 में दिया गया था इसको। 5 अक्टूबर 2009 में पूर्व प्रधानमंत्री श्री मनमोहन सिंह जी के द्वारा दर्जा दिया गया था। तो आपने अभी तक पढ़ा उत्तर भारत की महत्वपूर्ण नदियों के बारे में पढ़ा, जिसमें से हमने गंगा, यमुना और कुछ हमने मध्य प्रदेश से बहने वाली नदियों के बारे में देखा। जो उत्तर हिमालयी नदियां थी इनके बारे में हमने देखा। हमने मध्य प्रदेश से भी देखा कौन कौन सी नदियां किस तरीके से निकलती हैं। इसमें हमने देखा चंबल किस तरीके से यमुना में मिल जाती है, इसके बाद में शिप्रा यमुना चंबल में मिल जाती है, केन बेतवा ये सब भी यमुना में मिल जाती है। इसके बाद गंगा यमुना भी गंगा में मिल जाती है और आखिरकार ये बंगाली खाड़ी में गिर जाती है। ब्रह्मपुत्र के बारे में हम पहले ही बात कर चुके हैं, उसके अलावा सिंधु अपवाह तंत्र के बारे में भी बात कर चुके हैं। तो ब्रह्मपुत्र के बारे में हम थोड़ी सी कुछ और बात करेंगे और इसके बाद हम अपने इस लेक्चर को कंप्लीट करेंगे। तो आइए ब्रह्मपुत्र नदी के बारे में कुछ बात कर लेते हैं। तो ब्रह्मपुत्र के बारे में हम बात कर चुके हैं पहले ही, और इसमें यह तिब्बत से निकलने वाली एक नदी है, हम जो बात कर चुके हैं। इस नदी को तिब्बत में क्या यरलुंग जंगबो कहा जाता है और भारत में इसको ब्रह्मपुत्र कहा जाता है, देख चुके हैं हम। इसमें ये यांगसी ग्लेशियर से निकलती है नदी, मानसरोवर के निकट। यांगसी या आंगसी ग्लेशियर भी इसको बोला जाता है। क्या बोला जाता है? आंगसी ग्लेशियर, ग्लेशियर से निकलती है। एक और हमने ग्लेशियर का नाम लिया था पिछले लेक्चर में, वो भी इसका नाम चलता है, याद रखिएगा। तो यांगसी ग्लेशियर से नदी निकलती है। यह हिमालय के समांतर पूर्व की ओर बहती है। हम जानते हैं पूर्व की ओर ही बहती मानसरोवर झील यहाँ पे, ये इसके इधर बहती है। फिर इसके बाद में सेवन सिस्टर यानी जो मणिपुर मेघालय इसमें एंटर हो जाती है, अरुणाचल में एंटर हो जाती है। ठीक है, तो नामचा बरवा शिखर के पास पहुंचकर ये यू आकार जैसा अक्षर का जैसा मोड़ बनाती है, अरुणाचल प्रदेश में दिहांग के नाम से एंटर हो जाती है। बात हम पहले ही कर चुके हैं इसके बारे में। ठीक है, असम प्रदेश में इसको ब्रह्मपुत्र के नाम से जाना जाता है। ठीक है, बांग्लादेश में इसको जमुना कहा जाता है। जब ये बांग्लादेश में चली जाती है तब इसको जमुना कहा जाता है। और ब्रह्मपुत्र, सतलज और सिंधु नदियों के स्रोत तिब्बत के मानसरोवर झील के पास ही इसका स्रोत है। हम बात कर चुके हैं तिब्बत में उद्गमित होने वाली ब्रह्मपुत्र, इरावदी, मेकंग नदियां अपने ऊपरी पाटों में संकीर्ण और समांतर पर्वत श्रेणी से प्रवाहित होकर बहती हैं। इसी के हम सहायक नदियों की बात कर रहे हैं। चलिए, तो हमने देख लिया। ठीक है, तिब्बत में इसको किस नदी के नाम से जाना जाता है? इसमें सांगपो, हम पहले ही बात कर चुके हैं इस शब्द के बारे में, इसको सांगपो नाम से जाना जाता है। ठीक है, ब्रह्मपुत्र की कुछ सहायक नदियां हैं जो हम पहले ही बात कर चुके हैं। जयमोली, तीस्ता, कामेंग, सुबनसिरी, धनसिरी, देहांग, देवांग, पगलादिया। क्या? पगलादिया। इस नदी के बारे में हमने बात नहीं की थी तब, अब बात कर लेते हैं। पगलादिया, जिया, भरेली, संकोसी, ये सब नदियां, लोहित, ये सारी नदियां कौन है? ये सारी नदियां हैं इसकी सहायक नदियां ब्रह्मपुत्र की। लोहित नदी पूर्वी तिब्बत की जयालचू, ये लोहित नदी के बारे में देख लीजिएगा। जो लोहित नदी है ये सहायक नदी है इसकी। और ये नदी कहाँ से बहती है? ये लोहित नदी बहती है आपके जो जयालचू पर्वत श्रेणी है, जयालचू पर्वत श्रेणी, जयालचू पर्वत श्रेणी से निकलती है और अरुणाचल प्रदेश, असम में बहती है। ये कहाँ बहती है? अरुणाचल प्रदेश, असम में ये नदी बहती है, लोहित। ठीक है, तथा तिब्बत क्षेत्र में ये नदी बहती है, लोहित। लोहित बहुत महत्वपूर्ण नदी है। ठीक है, चलिए याद रखिएगा। आगे बात करते हैं थोड़ी सी और। तो इसमें हम जानते हैं ब्रह्मपुत्र नदी के बीच में माजुली द्वीप भी है। ये दुनिया का सबसे बड़ा नदी द्वीप है, पहले ही बात कर चुके थे। इसके अलावा जो तिब्बत का पठार से गुजरती है, तिब्बत के पठार को हम जानते हैं विश्व का छत कहा जाता है, जो 4500 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। चलिए, ठीक है, तो तिब्बत के पठार से भी कुछ नदियां निकलती हैं। आपको थोड़ा सा आइडिया इसका चाहिए, बाकी बहुत ज़्यादा आइडिया नहीं चाहिए है।
काम का नहीं है आपको। इसमें पीत नदी हो जाएगा, हांग हो बोला जाता है इसको, हांग हो, इसको पीत नदी बोला जाता है। सिंधु नदी हो जाएगा, सिंधु नदी हो जाएगा, इसमें हो जाएगा सतलज हो जाएगा। ये सब कहाँ से, तिब्बत से निकलने वाली प्रमुख नदियां हैं। सतलज हो जाएगा, ब्रह्मपुत्र हो जाएगा, और ये हो जाएगा मेकांग हो जाएगा, मेकांग नदी, और हो जाएगा सालवीन। तो ये सब कौन सी नदियां हैं। और इसके अलावा चीन की एक और नदी निकलती है यहाँ से, यांगशी नदी, चेनजियांग भी बोला जाता है इसको। ये तिब्बत पठार से निकलने वाली सारी नदियां हैं, इनके नाम याद रखिएगा, कभी भी एग्जाम में पूछ सकता है। तो इन नदियों से क्वेश्चन बनते ही रहते हैं। हालांकि ये सब प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है, जो मैंने आपको यहाँ पे जितने भी फैक्ट बताए हैं सब प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन आ चुके हैं यहाँ से। तो आपकी तैयारी के लिए ये तैयार होने बहुत जरूरी है। वैसे भी हम ब्रह्मपुत्र का सिग्निफिकेंस जानते ही हैं, इसका बहुत ही महत्वपूर्ण नदी है, सुंदरबन डेल्टा जैसा महत्वपूर्ण डेल्टा निर्माण करती है, दुनिया के सबसे महत्वपूर्ण डेल्टाओं में से एक। इसके अलावा हम जानते हैं नौवहन भी अब इसमें तो शुरू हो चुका है, क्योंकि नेशनल वाटरवेज 2 की शुरुआत इसमें हो चुकी है। तो नौवहन के लिए महत्वपूर्ण है। इसके अलावा इरिगेशन हो गया, सिंचाई हो गया, कृषि हो गया, इसके लिए तो ये महत्वपूर्ण होती ही है। तो हमने अभी आज के लेक्चर में गंगा नदी की बात की, पूरी तरीके से गंगा हमने अपवाह तंत्र देखा। इसके अलावा हमने कुछ ब्रह्मपुत्र नदी के बारे में भी आज बात की। तो हमने इस तरीके से जो हिमालय नदी अपवाह तंत्र है इसको कंप्लीट कर लिया है। कल से हम जो प्रायद्वीपीय नदी अपवाह तंत्र है, अगले लेक्चर में इसको हम अगले लेक्चर से इसको टच करेंगे, इसके बारे में बात करेंगे। आज के लिए इतना ही, नमस्कार।